तो देखो लास्ट हम लोगों ने जो कवर किया दैट इज एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। दो टाइप होते थे भाई के, कौन से? रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। रफ वाला जो था वो प्रोटीन सिंथेसाइज करता है बिकॉज भाई के पास उसके सरफेस में राइबोसोम की लेयर होती थी, ठीक है। और स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का काम क्या था? ये डिटॉक्सिफिकेशन और लिपिड्स और फैट के मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन कराता है या उनको सिंथेसाइज करता है। तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हम लोगों ने पढ़ लिया था। आज हमें एक लेवल आगे जाना है दैट इज गोल्गी एपरेटस। अब गोल्गी जो एपरेटस है ये हम अपना सेकेंड ऑर्गेनल पढ़ रहे हैं। जो ऑर्गेनल वाला सेक्शन स्टार्ट किया उस ऑर्गेनल वाले सेक्शन में हम जो दूसरा ऑर्गेनल पढ़ रहे हैं दैट इज गोल्गी एपरेटस, जिसको गोल्गी बॉडी भी कहते हैं। क्या कहते हैं? गोल्गी बॉडी भी कहते हैं। और अगर इसके इंट्रोडक्शन की अगर हम बात करें तो इसका इंट्रोडक्शन कुछ इस तरह से है कि देखो सबसे पहले बात तो इसकी जो डिस्कवरी है वो करी थी कैमिलियो गोल्गी। तो कैमिलियो गोल्गी वो व्यक्ति थे जिन्होंने गोल्गी एपरेटस जो आज हम पढ़ रहे हैं इसकी डिस्कवरी करी थी। और ये भी आपको याद होना चाहिए, पूछ लेता है कभी कभार कि बताइए कि गोल्गी एपरेटस की डिस्कवरी किसने करी थी? तो पहला पॉइंट, कैमिलियो गोल्गी वो व्यक्ति थे जिन्होंने गोल्गी एपरेटस की डिस्कवरी करी थी। अब दूसरा पॉइंट जरा ध्यान से सुनना, लिखता है कंसिस्ट ऑफ मेम्ब्रेन बॉन्ड फ्लैटेंड सेक। सेक का मतलब क्या होता है जानते हैं कोई? दैट इज एम्प्टी स्पेस, दैट इज खाली जगह को भी सेक कहते हैं। तो क्या लिखा उसने? कंसिस्ट ऑफ मेम्ब्रेन बॉन्ड फ्लैटेंड सेक। जो गोल्गी एपरेटस है ये बना है या कंसिस्ट करता है क्या? ऐसे सेक, ऐसी एम्प्टी जगह जो कैसी स्ट्रक्चर में या शेप में कैसी है? फ्लैटेड है। दिख रहा है आपको यहाँ पे कुछ दिख रहा है? ये कैसा है स्ट्रक्चर? फ्लैट। और कैसा है अंदर से? खाली। और साथ में भाई के पास क्या होती है? अपनी खुद की मेम्ब्रेन होती है। इसीलिए क्या कहा गया कि गोल्गी जो एपरेटस है वो कंसिस्ट करता है। क्या करता है? कंसिस्ट करता है, बना है किससे? मेम्ब्रेन बॉन्ड फ्लैटेड सेक। मेम्ब्रेन बॉन्ड फ्लैटेड सेक से बना है। मेम्ब्रेन बॉन्ड फ्लैटेड सेक का मतलब क्या हुआ? मेम्ब्रेन बॉन्ड फ्लैटेड सेक का मतलब हुआ कि एक ऐसा स्ट्रक्चर से बना है जो शेप में तो फ्लैटेंड है, समझ लो, फ्लैट स्ट्रक्चर है, और अंदर से क्या है? खाली। और साथ के साथ कैसा है? उसकी खुद की मेम्ब्रेन भी है। खुद की क्या है? मेम्ब्रेन भी है। तो यहाँ एक्चुअल में हम गोल्गी एपरेटस का स्ट्रक्चर कैसा है उसको एक्सप्लेन कर रहे हैं। उसको एक्सप्लेन कर रहे हैं कि गोल्गी एपरेटस कैसा स्ट्रक्चर है? एक फ्लैटेंड सेक है विच हैव मेम्ब्रेन अरेंज इन स्टैक, जो कि कैसे अरेंज है? स्टैक्स में अरेंज है। अब स्टैक का मतलब क्या है? देखो दो तरह के वर्ड्स होते हैं, एक होता है क्यू, एक होता है क्यू। क्यू कैसे? जैसे आपके स्कूल में असेंबली में क्यू बनती है बच्चों की, एक बच्चा उसके पीछे उसके पीछे उसके पीछे, दैट इज क्यू। और स्टैक क्या होता है? एक के ऊपर एक। जैसे कभी अगर आप देखते हैं ना बुक सेल्फ में कैसे रखते हैं, कभी कभी हम बुक सेल्फ में स्टैक्स में रखते हैं, कैसे? या क्यू में रखते हैं। जैसे एक बुक रखी, दूसरी, तीसरी, चौथी, पांचवी, ये क्या है? ये क्यू है। और स्टैक होता है ऐसा कि एक उसके ऊपर, तो ऐसे अरेंज है। कैसे अरेंज है? स्टैक में अरेंज है बोले तो एक के ऊपर एक। क्यू क्या होता है? एक के बाद एक, ठीक है। तो क्या लिखा? जो गोल्गी एपरेटस है वो कंसिस्ट करता है क्या? मेम्ब्रेन बॉन्ड फ्लैटेड सेक। मेम्ब्रेन बॉन्ड फ्लैटेड सेक का मतलब है एक ऐसा स्ट्रक्चर है जो शेप में फ्लैटेंड है और खाली है, और कैसे अरेंज है? स्टैक्स में अरेंज है, मतलब एक के ऊपर एक अरेंज है, जैसे यहां दिख रहा होगा, है कि नहीं? कैसा स्ट्रक्चर है? देखो क्या दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, ये दिख रहा है? कैसा स्ट्रक्चर है? फ्लैटेंड। कैसा स्ट्रक्चर है? फ्लैटेंड। और तुम्हें दिख रहा है यहां तो एक के पीछे एक दिखा है, बट एक्चुअल में क्या है? एक के ऊपर एक है, एक के ऊपर एक है। और इसको ही कहते हैं क्या? सिस्ट्रेन। क्या कहते हैं? सिस्ट्रेन। मतलब इतना बड़ा ना लिख के क्या बोल सकते हैं? सीधा सीधा सिस्ट्रेन। सिस्ट्रेन का मतलब ही यहां पर है कि क्या? जो कि स्टैक्स में अरेंज है। किस में अरेंज है? स्टैक में अरेंज है। तो समझ आया कि गोल्गी एपरेटस क्या है? किसने डिस्कवर किया? कैमिलियो गोल्गी ने। और इसका स्ट्रक्चर कैसा है? फ्लैटेंड स्टैक विच हैव मेम्ब्रेन बॉन्ड, विच इज मेम्ब्रेन बॉन्ड। तो कैसे बोला जाएगा इसको सिंगल वर्ड में? इट इज मेम्ब्रेन बॉन्ड
फ्लैटेड स्टैक विच इज अरेंज, जो कि अरेंज है किसमें, स्टैक में, और इसको ही कहते हैं सिंगल वर्ड में सिस्ट्रेन। इसको, ये जो स्ट्रक्चर ऐसा बना ना, इसको ही कहा गया सिस्ट्रेन। क्या कहा गया, सिस्ट्रेन। समझ आया नहीं आया? चलिए आगे बढ़ते हैं। कनेक्टेड विद एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ER फॉर्मिंग अ मेम्ब्रेन सिस्टम। इससे पहले हमने जो ऑर्गेनल पढ़ा था वो कौन था, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। और तीसरा पॉइंट इसके बारे में क्या कहता है कि जो गोल्गी एपरेटस है ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के साथ क्या है, कनेक्टेड होता है। क्या होता है, कनेक्टेड होता है, और दोनों मिलके क्या बनाते हैं, एक मेम्ब्रेन सिस्टम बनाते हैं। दोनों मिलके क्या बनाते हैं, एक मेम्ब्रेन सिस्टम बनाते हैं। तो समझ आया कि नहीं आया? चलिए, तो मुझे लगता है 3 पॉइंट समझ आए होंगे फटाफट। गोल्गी एपरेटस क्या है, कैमिलो गोल्गी ने डिस्कवर किया। कैसा स्ट्रक्चर है, स्ट्रक्चर है इसका फ्लैटेड स्टैक विच इज अरेंज इन स्टैक, और जिसके पास क्या है, खुद की मेम्ब्रेन। चाहे तो आप उसको अपने शब्दों में लिखिएगा, बट अगर उसको सिंपल ऐसा लिखा जाए टेक्निकली तो ऐसा ही बोला जाएगा, कंसिस्ट ऑफ मेम्ब्रेन बॉन्ड फ्लैटेड स्टैक अरेंज इन द फॉर्म ऑफ स्टैक्स कॉल्ड सिस्ट्रेन। और इसको ही क्या कहते हैं, सिस्ट्रेन कहते हैं। समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा? और तीसरा पॉइंट समझ आ गया होगा कि इट इज कनेक्टेड विद एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एंड फॉर्म अ मेम्ब्रेन बॉन्ड सिस्टम या मेम्ब्रेन सिस्टम। चलिए बात करते हैं बेटा इसके फंक्शन की। भाई के फंक्शन बड़े इंटरेस्टिंग है। अच्छा, एक चीज आपको बता दूं, गोल्गी एपरेटस को सेक्रेटरी ऑफ द सेल भी कहा जाता है, सेक्रेटरी ऑफ द सेल भी कहा जाता है। अब आपको समझ आएगा क्यों उसको सेक्रेटरी ऑफ द सेल कहते हैं। जैसे समझना, इसका जो पहला फंक्शन है वो है पैकेजिंग एंड ट्रांसपोर्टेशन। सेल के अंदर कई सारे ऑर्गेनल्स हैं, हर ऑर्गेनल अपना अपना कुछ ना कुछ सीक्रेशन केमिकल बनाता है ना। अब एक ऑर्गेनल ने जो सीक्रेशन बनाया उसकी जरूरत किसी और ऑर्गेनल को भी होती है, तो उनके बीच में उनके सीक्रेशन का आपस में ट्रांसपोर्टेशन कराने का काम कौन करता है, गोल्गी एपरेटस करता है। तो वही इसका पहला फंक्शन है। इट्स फर्स्ट फंक्शन इज पैकेजिंग एंड ट्रांसपोर्टेशन। बोले तो मटेरियल फ्रॉम ER आर पैक्ड एंड सेंड इनसाइड और आउटसाइड दी सेल। जो आपका ER मटेरियल बना रहा था, आप जानते हैं कौन से मटेरियल की बात हो रही, क्या बना रहा था वो, लिपिड्स बना रहा था, प्रोटीन बना रहा था, फैट मॉलिक्यूल बना रहा था। जो ER में मटेरियल बनता है, जो कि आप जानते हैं पीछे पड़ा, दैट इज फैट मॉलिक्यूल, प्रोटीन, लिपिड्स, उनको सेल के अंदर और सेल के बाहर ट्रांसपोर्ट कराने का काम किसका है, गोल्गी एपरेटस का है। दूसरा काम है इसका स्टोरेज का। जब किसी चीज को ट्रांसपोर्ट करना है तो कुछ समय के लिए इसको होल्ड करके रखना पड़ता है, दैट इज स्टोरेज। तो उसका काम भी कौन करता है, गोल्गी एपरेटस करता है। स्टोर सब्सटेंस बिफोर ट्रांसपोर्टेशन, ऑब्वियस सी बात है, किसी सब्सटेंस को ट्रांसपोर्ट करने से पहले जब उसको कुछ समय के लिए होल्ड या स्टोर करना पड़ता है तो वो कहाँ स्टोर और होल्ड होता है, गोल्गी एपरेटस में ही होता है। तो स्टोरेज का काम भी ये देखता है। और तीसरा है मॉडिफिकेशन। मॉडिफिकेशन ऐसे समझना कि जो ऑर्गेनल कोई सीक्रेशन करता है या कोई ऑर्गेनल कुछ केमिकल बनाए, अब गोल्गी एपरेटस क्या कर रहा है कि जब ये केमिकल इसके पास आता है या वो सीक्रेशन जब इसके पास आता है तो ये क्या करता है, उसको किसी और केमिकल में मॉडिफाई करता है। खुद से कुछ नहीं बना रहा है, खुद से कुछ भी नहीं बना रहा। बाकी लोग जो बना रहे हैं उनका स्टोरेज, बाकी जो लोग बना रहे हैं उनका उनके बीच में ट्रांसपोर्टेशन, चाहे सेल के अंदर हो चाहे सेल के बाहर हो। खुद से कुछ नहीं बना रहा है, बट किसी दूसरे ऑर्गेनल ने कुछ बनाया या बाहर से कुछ सेल के अंदर आया, उसका मॉडिफिकेशन, उसको किसी और तरह के केमिकल में बदलने का काम कौन कर रहा है, गोल्गी एपरेटस। इसीलिए इसका एक फंक्शन क्या है, मॉडिफिकेशन। एक उदाहरण दिया गया कि जैसे ही क्या करता है, सिंपलर मॉलिक्यूल्स जो होते हैं, जो सिंपल शुगर मॉलिक्यूल्स होते हैं, उसको ये किसमें कन्वर्ट करता है, कॉम्प्लेक्स शुगर में। किसमें, कॉम्प्लेक्स शुगर में। समझ आए ना? ये क्या है, दैट इज मॉडिफिकेशन ना, कि भाई को क्या मिलता है, कहीं से सिंपलेस्ट शुगर मिलता है, या उस सिंपलेस्ट शुगर को क्या करता है, मॉडिफाई करता है, चेंज करता है, बोले तो कन्वर्ट करता है किसमें, कॉम्प्लेक्स शुगर में। क्या कर रहा है, दैट इज मॉडिफिकेशन। तो मॉडिफिकेशन का काम भी करता है। और चौथा जो थोड़ा भी नहीं समझ आएगा बट अगले पन्ने पे समझ आएगा, दैट इज लाइजोसम फॉर्मेशन। अभी जो अगला ऑर्गेनल हम पढ़ने वाले हैं दैट इज लाइजोसम। क्या करता है लाइजोसम, आगे पढ़ेंगे। बट उस लाइजोसम जो एक अगला ऑर्गेनल है हमारा, या कह सकते हैं सेल का कोई दूसरा ऑर्गेनल है या सेल का ऑर्गेनल है, उस लाइजोसम को बनाने का काम भी कौन करता है, गोल्गी एपरेटस ही करता है। समझ आया? इसलिए क्या कहा गया भाई को, सेक्रेटरी ऑफ द सेल। खुद से कुछ नहीं करता
है ना, चीजों को क्या कर रहा है, चीजों को क्या कर रहा है, लोगों के बीच में कन्वे करने का काम कर। सेक्रेटरी का काम क्या होता है, किसी ने फोन किया, बोला बॉस जी फ्री हैं, तो बॉस से पूछेगा कब मीटिंग का टाइम देना है। अल्टीमेटली खुद डिसाइड नहीं करता ना, बॉस बताएगा कि भाई हाँ इस टाइम मैं फ्री हूँ, ये टाइम दे दो, तो बॉस उन्हें सामने बंदे से बात करता है। सेक्रेटरी जी बताएंगे कि हाँ बॉस ने ये टाइम दिया है, आप इस टाइम पे मीटिंग पे आए, और फिर बॉस को बताएगा हाँ वो आ रहे हैं, आप इस टाइम पे मीटिंग कर लेना। तो भाई खुद से कुछ करता है, खुद से कुछ नहीं प्रोड्यूस कर रहा, बट बाकी ऑर्गेनल जो हैं उनके बीच में उनका केमिकल को स्टोर करना, उनके केमिकल को एक ऑर्गेनल से दूसरे ऑर्गेनल तक पहुंचाना, चाहे सेल के अंदर चाहे सेल के बाहर हो, है ना। किसी ऑर्गेनल ने से कुछ दिया, उसको क्या करना, मॉडिफाई करना, ये सारे काम कर रहे है कि नहीं। इसलिए क्या कहा गया, सेक्रेटरी ऑफ द सेल कहा गया। लास्ट वाला पॉइंट मत भूल जाना, क्योंकि आगे हम पढ़ रहे हैं लाइजोसम का फॉर्मेशन भी कौन करता है, गोल्गी एपरेटस ही करता है। चलिए बेटा अब आ जाओ, अब बात कर रहे हैं अपने तीसरे ऑर्गेनल की। वैसे देखा जाए चौथा है, क्योंकि हमने स्ट्रक्चर ऑफ सेल बढ़ाया तो वहां मैंने क्या क्या बढ़ाया, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ऑब्वियस सी बात है वो स्ट्रक्चर में आएगा, वो कोई ऑर्गेनल नहीं है। फिर बढ़ाया सेल वॉल जो प्लांट में होता है, ऑब्वियस सी बात है वो ऑर्गेनल नहीं है, वो सिर्फ स्ट्रक्चर में आएगा। और फिर उसी स्ट्रक्चर ऑफ सेल में मैंने एक ऑर्गेनल बढ़ा दिया था, क्या, न्यूक्लियस। तो न्यूक्लियस एक्चुअल में ऑर्गेनल है ना, क्या है, ऑर्गेनल। तो उसको अगर काउंट कर लो तो चौथा पढ़ रहे, उसको काउंट कर लो तो चौथा पढ़ रहे, ठीक है। अगर इस सीक्वेंस में देखोगे तो पहला हमने ER बढ़ाया, दूसरा गोल्गी एपरेटस बढ़ा, और तीसरा लाइबोसम, और चौथा तुम्हारी कहानी में याद होना चाहिए, वो पहले ही ऑलरेडी हो चुका है, न्यूक्लियस, ठीक है। तो न्यूक्लियस इज आल्सो ऑर्गेनल। चलो बात करते हैं किसकी, लाइजोसम की। इंटरेस्टिंग है भाई, लाइजोसम की बात करते हैं। लाइजोसम जो है बच्चा, इसको सोसाइडल बैग ऑफ द सेल भी कहा जाता है। इंटरेस्टिंग है ना, क्या कहा जा रहा है इसको, अब सोसाइडल बैग ऑफ द सेल क्यों कहते हैं समझेंगे, बट पहले इसका स्ट्रक्चर बढ़ते हैं कि भाई कैसा स्ट्रक्चर, कैसा संरचना कैसी है, दिखता कैसे है। अगर उसका स्ट्रक्चर देखा जाए तो कैसा स्ट्रक्चर है, तो देखो पहला पॉइंट क्या है, पहला पॉइंट क्या है, स्ट्रक्चर की अगर हम बात करें तो मेम्ब्रेन बॉन्ड सैक फिल्ड विद डाइजेस्टिव एंजाइम। तो पहली बात तो लाइजोसम भी एक ऐसा ऑर्गेनल है जो क्या है, मेम्ब्रेन बॉन्ड है। सैक क्यों बोला है, बिकॉज क्या होता है, अंदर से खाली होता है और फिल्ड होता है, भरा होता है किससे, एक डाइजेस्टिव एंजाइम से। किससे, डाइजेस्टिव एंजाइम, और बेहतर है आप कहिए हाईली डाइजेस्टिव एंजाइम। एक्चुअल में लाइजोसम एक बैग लाइक स्ट्रक्चर है, क्या है, बैग लाइक स्ट्रक्चर, दैट इज अ सैक। बैग कैसा होता है, बैग द सैक होता है एक एम्प्टी स्पेस, ठीक है, जो कि किससे भरा है, हाईली डाइजेस्टिव एंजाइम से। किससे भरा है, हाईली डाइजेस्टिव एंजाइम। आई थिंक पहला पॉइंट समझ आया कि लाइजोसम का स्ट्रक्चर कैसा है, इट इज अ बैग लाइक स्ट्रक्चर। आप चाहे तो इसके जगह बोल सकते हैं कि लाइजोसम क्या है, एक बैग लाइक स्ट्रक्चर है विच इज फिल्ड विद हाईली डाइजेस्टिव एंजाइम, ठीक है। और बैग की जगह आप सैक भी बोल सकते हैं। सैक क्या है, दैट इज एन एम्प्टी स्पेस। और ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है देखो इसका, कि लाइजोसम भी क्या है, एक मेम्ब्रेन बॉन्ड ऑर्गेनल है। और अगर ये मेम्ब्रेन बॉन्ड ऑर्गेनल है तो साथ साथ ये भी डिस्कस कर ही लेते हैं, क्या ये प्रोकैरियोटिक सेल में होगा, नहीं होगा, है ना, क्योंकि प्रोकैरियोटिक सेल में जो ऑर्गेनल्स होते हैं कैसे होते हैं, मेम्ब्रेन बॉन्ड नहीं होते हैं। मेम्ब्रेन बॉन्ड ऑर्गेनल कहाँ देखने को मिलते हैं, यूकैरियोटिक, या यू आई थिंक वहाँ साइलेंट है, ईकैरियोटिक सेल में देखने को मिलते हैं, ठीक है। बाकी प्रोनाउंसिएशन सच में उसका अपने आप से भी देख लेना, ठीक है। बात करते हैं एंजाइम्स आर प्रोड्यूस बाय रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। जो आपने कहा कि इसके अंदर हाईली डाइजेस्टिव एंजाइम होता है, वो एक्चुअल में एंजाइम कौन बनाता है, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम बनाता है। ये जानकारी भी आपके पास होनी चाहिए। समझ आया नहीं है, कैसा स्ट्रक्चर है, बैग लाइक स्ट्रक्चर दैट इज कंटेन अ हाईली डाइजेस्टिव एंजाइम। और वो हाईली डाइजेस्टिव एंजाइम जो इसके अंदर मौजूद होता है वो कौन बनाता है, वो बनाता है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। और उसमें भी स्पेसिफाई रहे तो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ही वो ऑर्गेनल है जो इसका डाइजेस्टिव एंजाइम जो इसके अंदर मौजूद बनाता है, ठीक है। और ये मत भूलना कि एक मेम्ब्रेन बॉन्ड ऑर्गेनल है। चलिए फंक्शन की बात करते हैं, भाई के काम क्या है, भाई के काम क्या है, थोड़ा सा इसको इधर करेंगे, मुझे लगता है तुमको साफ साफ दिखेगा। चलो फंक्शन की अगर बात करें बेटा, एक्ट एज द वेस्ट डिस्पोजल सिस्टम ऑफ द सेल।
कैसे एक्ट करता है, इसका कार्य है, काम है कैसा, सेल के वेस्ट डिस्पोजल सिस्टम की तरह काम करता है कि सेल के अंदर किसी भी तरह का जो वेस्ट है उसका जो निपटारा करना होता है उसका जिम्मा किसके पास, लाइजोसम के पास। इसीलिए क्या कहा गया लाइजोसम को कि ये क्या है, सेल का वेस्ट डिस्पोजल सिस्टम है। आप समझेंगे भी थोड़े अगले पॉइंट में क्या वेस्ट है वहां, बट फिलहाल पहला पॉइंट क्या है, ये सेल का वेस्ट डिस्पोजल सिस्टम की तरह काम करता है। अभी अगले पॉइंट में आपको समझ आ जाएगा कैसे। देखो ये क्या करता है, डाइजेस्ट कर लेता है क्या, फॉरेन मटेरियल लाइक बैक्टीरिया एंड फूड पार्टिकल। फॉरेन मटेरियल का मतलब क्या है, वो मटेरियल जो सेल से बिलोंग नहीं करता। फॉरेन का मतलब क्या होता है, हम विदेशी किसे कहते हैं, जो यहाँ का नेटिव नहीं है। यहाँ का नेटिव नहीं है मतलब जो यहाँ नहीं हुआ है, जो किसी और देश से बिलोंग करता है उसको फॉरेन कहा जाता है। और यहाँ फॉरेन का मतलब क्या है, कोई ऐसा मटेरियल जो सेल से बिलोंग नहीं करता, सेल के बाहर से सेल के अंदर आया है, तो क्या कहलाएगा, वो सेल के लिए क्या है, फॉरेन मटेरियल है। क्या है, फॉरेन मटेरियल। जैसे कोई वायरस, क्या वो सेल का पार्ट है, कोई बैक्टीरिया या उसके अंदर कोई फूड आइटम जाता है तो वो भी क्या है, उसके लिए फॉरेन मटेरियल है। तो लाइजोसम का जो दूसरा फंक्शन है वो है कि वो क्या करता है कि उसके अंदर जब फॉरेन मटेरियल, चाहे वो बैक्टीरिया हो, कोई माइक्रो ऑर्गेनिज्म हो या कोई डिजीज कॉजिंग बैक्टीरिया हो या फूड पार्टिकल हो, उसको क्या करता है, ये डाइजेस्ट करने का काम करता है कि नहीं। तो ये इसका दूसरा फंक्शन है। दूसरा, ब्रेक डाउन वॉर्न आउट सेल ऑर्गेनल। वॉर्न आउट सेल का मतलब होता है इनएक्टिव ऑर्गेनल्स। वॉर्न आउट सेल ऑर्गेनल का मतलब है कि ये क्या करता है, सेल के अंदर वे ऑर्गेनल जो नॉन फंक्शनल हैं, जो क्या है, नॉन फंक्शनल। वॉर्न आउट मतलब क्या, जो काम करना बंद कर चुके हैं। तो सेल के अंदर अगर कोई ऐसा ऑर्गेनल है जो इनएक्टिव हो गया, जो किसी वजह से नॉन फंक्शनल हो गया, अब उसका वहाँ कोई काम, वो नॉन फंक्शनल है। तो इस तरह के जो नॉन फंक्शनल, नॉन एक्टिव जो ऑर्गेनल्स होते हैं सेल के अंदर, उनको क्या करता है, इसका उनका ब्रेक डाउन कराता है। क्या कराता है, ब्रेक डाउन कराता है। क्योंकि ऑब्वियस सी बात है, सेल के अंदर जगह ही नहीं है। अब जब उसका ब्रेक डाउन कराएगा तो उसकी जगह फिर से वापस से एक नया ऑर्गेनल डेवलप होगा। ऐसा संभव ही नहीं है, वहाँ जगह ही नहीं है कि वो खराब ऑर्गेनल जो काम नहीं कर रहा वो भी वहाँ रहे, फिर एक नया ऑर्गेनल कहाँ से पनपेगा। तो तुम्हें समझ आया क्या करने का काम करता है, समझ आया पहला पॉइंट, वेस्ट डिस्पोजल है कि नहीं। अबे जो वॉर्न आउट सेल ऑर्गेनल है वो क्या है, सेल के लिए वेस्ट ही है, वो सेल के लिए वेस्ट ही है। जो बाहर से बैक्टीरिया माइक्रोऑर्गेनिज्म आ रहा है वो उसके लिए क्या है, वेस्ट है। तो उनका क्या कराता है, ये ब्रेक डाउन कराता है, उनको डिकम्पोज कर देता है। और इस तरह से इसीलिए से कहा गया कि ये क्या है, वेस्ट डिस्पोजल सिस्टम ऑफ द सेल है। समझ आया कि नहीं आया। और आई थिंक ये पॉइंट समझ आया, कौन सा वाला, ब्रेक डाउन कराता है किसका, वॉर्न आउट सेल ऑर्गेनल। वॉर्न आउट सेल ऑर्गेनल का मतलब है सेल के अंदर जो इनएक्टिव ऑर्गेनल्स हैं, जो काम नॉन फंक्शनल, जो काम नहीं कर रहे, उनको क्या करता है, ये डिकम्पोज करता है, या बोल सकते हो उनका ब्रेक डाउन कराता है। और चौथा पॉइंट देखो बच्चा, कन्वर्ट करता है क्या, कॉम्प्लेक्स सब्सटेंसेस इनटू दी सिंपलर सब्सटेंसेस। इसको ऐसे समझो, जैसे आपकी बॉडी में डाइजेशन होता है, आप जो भोजन खाते हैं वो कैसा होता है, नेचर में कॉम्प्लेक्स होता है। जैसे कार्बोहाइड्रेट आप खाते हैं, प्रोटीन आप इंटेक करते हैं, फैट आप इंटेक करते हैं, बट क्या ये जो आप खाना खाते हैं ये आपकी बॉडी इस्तेमाल कर सकती, नहीं कर सकती, क्योंकि ये सब चीज़ तो आपके ब्लड में डिजॉल्व ही नहीं होती। और जब ये सब चीज़ आपके ब्लड में डिजॉल्व ही नहीं हो पाएगी तो आपकी पूरी बॉडी में सर्कुलेट कैसे होगी, और फिर आपकी बॉडी इसका इस्तेमाल कैसे करेगी। तो आप जैसे फूड क्या खाते हो, कॉम्प्लेक्स खाते हो, नहीं खाते हो, तो बट आपकी बॉडी में क्या होता है, डाइजेशन एक प्रोसेस होता है। क्या होता है, डाइजेशन एक प्रोसेस होता है। उस डाइजेशन प्रोसेस में क्या होता है कि जो कॉम्प्लेक्स फूड आप खाते हैं उसको क्या किया जाता है, सिंपलर सब्सटेंस में चेंज किया जाता है। सिंपलर सब्सटेंस से मतलब है सॉल्युबल सब्सटेंस, जो आपके ब्लड में डिजॉल्व भी हो सके। डिजॉल्व हो सके मतलब फिर बॉडी में पूरा सर्कुलेट या ट्रांसपोर्ट हो पाएगा और फिर बॉडी उसको यूटिलाइज कर पाएगी। सेम चीज समझो, सेल के अंदर भी कुछ तरह का फूड मटेरियल जाता है। नेचर में क्या होता होगा, कॉम्प्लेक्स जो सेल के किसी काम का नहीं है, और ये क्या करेगा, सेल के अंदर जो कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस गया जो डायरेक्टली सेल की किसी काम का नहीं है, उसे क्या करता है, सिंपलर सब्सटेंस में चेंज करता है कि सेल उसको इस्तेमाल या उपयोग में ला सके। जैसे कि हमारी बॉडी में क्या होता है, डाइजेशन, बट डाइजेशन पूरे ऑर्गेनिज्म के लेवल पे हो रहा है। और ये जो मैं यहाँ समझा रहा हूँ ये किसके लेवल पे हो रहा है, ये एक सेल के लेवल पे हो रहा है। किसके लेवल पे हो रहा है, सेल के लेवल पे हो रहा है। ठीक है, जैसे हमारी बॉडी में डाइजेशन वैसे ही। ठीक है, चल, तो मुझे लगता है ये
चौथा पॉइंट समझ आया नहीं आया? कनिष्का, दिव्या, हिमांशी, विशाल, आयुष, अपने नाम बाकी खुद ले लो। चिराग पीछे बैठा हुआ ड्यूटी भी कर रहा है भाई, है ना, पढ़ने के साथ एक ड्यूटी भी कर रहा है ना, ड्यूटी ढंग से कर रहा है कि नहीं कर रहा? ठीक है ड्यूटी। चल, तो तुझे मेरा चौथा पॉइंट समझ आया बेटा? ठीक है, तो मुझे दोबारा से फंक्शन बोलने फटाफट, हाँ या ना? पढ़ने, चलो पढ़ते। लाइसोसोम पढ़ रहे थे, सुसाइडल बैग ऑफ द सेल कहते हैं। सबसे पहले उसका स्ट्रक्चर क्या है? एक बैग लाइक स्ट्रक्चर है, एक बैग लाइक स्ट्रक्चर है विच कंटेन हाईली डाइजेस्टिव एंजाइम। और एक पॉइंट अलग बना लो, इट इज अ मेम्ब्रेन बॉन्ड ऑर्गेनल। क्या है ये? मेम्ब्रेन बॉन्ड ऑर्गेनल। मैंने थोड़ा टेक्निकल लिख दिया, एक ही लाइन में सारी बातें कह दी। अगर आपको ऐसी दिक्कत है तो आप तोड़ दीजिए उसको। दूसरा, इसमें जो एंजाइम्स है वो कहाँ प्रोड्यूस होता है? वो प्रोड्यूस होता है रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में। फंक्शन क्या है? सेल का वेस्ट डिस्पोजल सिस्टम की तरह काम करता है। दूसरा, सेल के अंदर जो फॉरेन मटेरियल, कोई बैक्टीरिया, वायरस, कोई माइक्रोऑर्गेनिज्म, कोई फूड पार्टिकल, उसका ये ब्रेकडाउन कराता है। तीसरा क्या करता है? हाँ, सेल के अंदर जो कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस जाता है उसको सिंपलर सब्सटेंस में चेंज करने का काम भी करता है। अभी भी एक रह गया, क्या है? हाँ, जो वॉर्न आउट ऑर्गेनल से, अगर आपको वॉर्न आउट ऑर्गेनल से दिक्कत है तो आप बोलिए जो नॉन फंक्शनल ऑर्गेनल है, जो नॉन फंक्शनल ऑर्गेनल है, इनएक्टिव ऑर्गेनल्स हैं, उनको ये डिकम्पोज करने का काम भी करता है कि नहीं? ऐसे पढ़ना है। देखो आपको समझ, आपको पेपर के लिए भी इसको ऐसे तैयार करना है। ठीक है, ये चैप्टर आपको कॉम्प्लेक्स लग रहा होगा अभी, क्योंकि नया है और पहले हमने स्टार्ट भी 9th की बायोलॉजी के चैप्टर से कर ली, है ना, जहाँ कोई उस तरह की टेक्निकल बातें नहीं हो रही। ऐसा लग रहा है भाई अल्टीमेटली सारी बातें याद ही रखनी है ना? ठीक है, चलो बात करते हैं स्पेशल फीचर। भाई के कुछ स्पेशल फीचर्स भी हैं। अब क्या है इसके स्पेशल फीचर, जरा देखो। पहला स्पेशल फीचर है कंटेन पावरफुल एंजाइम दैट कैन डाइजेस्ट द एंटायर सेल। बोला था शुरुआत में ही कि ये जो लाइसोसोम है एक बैग लाइक स्ट्रक्चर है जो कंटेन करता है हाईली डाइजेस्टिव एंजाइम। इतना हाईली डाइजेस्टिव एंजाइम है कि खुद के सेल को ही क्या कर सकता है? डाइजेस्ट कर सकता है। इसलिए से क्या कहा गया? सुसाइडल बैग ऑफ द सेल। कि सेल के अंदर ही एक ऐसी स्ट्रक्चर है लाइसोसोम जिसके अंदर इतना हाईली डाइजेस्टिव एंजाइम है कि अगर वो ब्रस्ट हो गया तो उसके अंदर जो हाईली डाइजेस्टिव एंजाइम जो सेल के अंदर फैल जाएगा तो अपने ही सेल को क्या कर देगा? डिकम्पोज, या बोल सकते हो डाइजेस्ट कर देगा। तो अपने ही सेल की क्या कर देगा भाई? हत्या कर देगा। और यही कारण है कि इसको क्या बोलते हैं? सुसाइडल बैग ऑफ द सेल भी कहा जाता है। समझ आ रहा है आपको सभी को, विशाल को? चलो, तो वो लिखा उसने यहाँ पर, इफ सेल इज डैमेज, अगर किसी वजह से सेल डैमेज हो गया, आप गिर गिरा जाते हैं, चोट लग जाती है, तो क्या देखते हो आप लोग? तो जहाँ चोट लगी है वहाँ के सेल डैमेज होते ही हैं। बट तुमने नोटिस किया है कि जब वो चोट ठीक हो रही होती है तो आसपास का स्किन भी एक बार थोड़ा सा खराब हो जाता है। रीज़न क्या है भाई? जब आपने चोट खाई, सेल डैमेज हुआ, जब सेल डैमेज हुआ तो उसके अंदर लाइसोसोम भी ब्रस्ट कर गया, और जब लाइसोसोम ब्रस्ट किया तो उसके अंदर का जो हाईली डाइजेस्टिव एंजाइम रिलीज हो जाएगा, और जब वो रिलीज होगा तो क्या करेगा? अपने ही सेल को डाइजेस्ट कर लेगा। और अच्छी बात है, जब अपने सेल को डाइजेस्ट करेगा, अरे तभी तो वो इंजर्ड सेल वहाँ से खत्म होके एक नया सेल वहाँ दोबारा आएगा, है कि नहीं? नहीं तो उस इंजर्ड सेल को वहाँ कौन हटाएगा? तुम हटाओगे क्या? आइडली वो खुद से ही, देखा ना, जब चोट लगती क्या होता है? पपड़ी से जमती है, वो तो ब्लड का हुआ है, बट अगर तुम इंटरनल लेवल पे भी देखो तो कैसे रिपेयर चलता है कि जहाँ चोट लगी उसके आसपास के सेल भी धीरे धीरे थोड़ा सा पहले क्या होते हैं? क्या हो जाते हैं? डिकम्पोज हो जाते हैं। रीज़न क्या है कि जब वहाँ चोट लगी तो सेल डैमेज हुआ, सेल डैमेज होने की वजह से क्या हुआ? उसके अंदर लाइसोसोम भी ब्रस्ट कर गया, फूट गया, और जब वो फूटा तो उसके अंदर से हाईली डाइजेस्टिव एंजाइम रिलीज हुआ, और जब वो रिलीज हुआ तो उसने क्या किया? अपने ही सेल को डिकम्पोज या डाइजेस्ट कर लिया, है ना? और तभी तो वहाँ पे नए सेल का फॉर्मेशन होता है। ठीक है, इसलिए भाई को क्या कहा गया है? तो वही लिखा कि अगर सेल डैमेज हो जाए तो लाइसोसोम ब्रस्ट कर जाएगा, और जब वो ब्रश कर जाएगा तो उसके अंदर जो हाईली डाइजेस्टिव एंजाइम है वो रिलीज होगा, और वो खुद के ही सेल को डाइजेस्ट कर लेगा, और इसीलिए इसे कहा गया सुसाइडल बैग ऑफ द सेल। समझ आया कि नहीं आया? ठीक है, चलिए आगे बढ़ते। अब आया है माइटोकॉन्ड्रिया। क्या आया? माइटोकॉन्ड्रिया।
माइटोकॉन्ड्रिया को पावर हाउस ऑफ द सेल भी कहा जाता है, इसको पावर हाउस ऑफ द सेल भी कहा जाता है। काम पढ़ते हैं भाई का, पहले स्ट्रक्चर से जा रहे हैं। तो माइटोकॉन्ड्रिया क्या है? दैट इज द पावर हाउस ऑफ द सेल। स्ट्रक्चर की बात करते हैं तो पहला पॉइंट तो मैंने बताया, ये स्ट्रक्चर में नहीं आएगा, ये तो एक्चुअल में इंट्रोडक्शन में जा सकता था, बट ठीक है। माइटोकॉन्ड्रिया का जो पहला पॉइंट है वो है कि नॉन एज द पावर हाउस ऑफ द सेल। क्या कहलाता है? सेल का पावर हाउस कहलाता है, पहला पॉइंट। दूसरा, सराउंडेड बाय डबल मेम्ब्रेन, आउटर मेम्ब्रेन जो होती है स्मूथ होती है, पोरस होती है, और इनर मेम्ब्रेन जो होती है वो हाईली फोल्डेड होती है, इसको क्रिस्टी कहते हैं। क्या कहते हैं? क्रिस्टी कहते हैं। बट फिलहाल ढंग से पढ़ते, ये तो बहुत जल्दबाजी पढ़ लिया। क्या बोला? दूसरा पॉइंट क्या कह रहा है कि सराउंडेड बाय डबल मेम्ब्रेन, मतलब मुझे समझ आया कि माइटोकॉन्ड्रिया क्या है? एक डबल मेम्ब्रेन बॉन्ड ऑर्गेनेल है। आपको कुछ याद आया? आप इससे पहले भी एक ऑर्गेनेल पढ़ चुके हो जो डबल मेम्ब्रेन बॉन्ड होता है, दैट इज न्यूक्लियस। दैट इज न्यूक्लियस। बाकी जो मेम्ब्रेन ऑर्गेनेल आपने पढ़े वो मेम्ब्रेन बॉन्ड होते हैं, बट आई थिंक न्यूक्लियस और अब माइटोकॉन्ड्रिया का हमने क्या पढ़ा कि दोनों ऑर्गेनेल कैसे हैं? डबल मेम्ब्रेन बॉन्ड ऑर्गेनेल हैं। क्या हैं? डबल मेम्ब्रेन बॉन्ड ऑर्गेनेल हैं। ऐसे ऑर्गेनेल हैं जिनकी क्या होती हैं? दो मेम्ब्रेन है। क्या है? दो मेम्ब्रेन है। उसमें से भी वो कह रहा है कि जो आउटर मेम्ब्रेन है, जो आउटर मेम्ब्रेन है इसकी, वो क्या है? स्मूथ है और पोरस है। पोरस समझते ना, उसमें छोटे छोटे पोर्स, छेद हैं। और जो इसकी इनर मेम्ब्रेन है वो क्या है? हाईली फोल्डेड। हाईली फोल्डेड समझो, आपस में जो बहुत अधिक क्या है? फोल्ड है। जैसे कागज के पन्ने फोल्ड करते हैं। एक कागज का पेज मुझे दे दो जरा, एक पेपर पेज दे दो मुझे, मुझे जरूरत पड़ेगी। एक मुझे कॉपी का पेज भी दे दो, मुझे जरूरत पड़ेगी, मुझे जरूरत पड़ेगी। लाओ, मुझे कुछ सिखाना है या बताना है, नहीं तो नहीं समझ आएगा। बट फिलहाल ये पॉइंट समझ आया नहीं आया कि माइटोकॉन्ड्रिया पावर हाउस ऑफ द सेल कहलाता है, पहला। दूसरा, जो माइटोकॉन्ड्रिया है उसके पास कितनी मेम्ब्रेन होती है? इट इज अ डबल मेम्ब्रेन बॉन्ड ऑर्गेनेल। जो आउटर मेम्ब्रेन है वो स्मूथ और पोरस है, और जो इनर मेम्ब्रेन है, जो अंदर की मेम्ब्रेन है, वो कैसी है? हाईली फोल्डेड है। कैसी है? हाईली फोल्डेड है। ऐसी, कैसी? इस तरह की। अब इसको करने का पर्पस समझना है। एक तो तुम्हें समझ आ रहा है कि अंदर की मेम्ब्रेन कैसी है? हाईली फोल्डेड है। भाई मैं खड़े खड़े में तो ऐसे ही इतना ही मोड़ सकता हूँ। दिख रहा है? दिख रहा है? ऐसा है ना? कैसी मेम्ब्रेन अंदर की? ऐसी। दिख रहा है? कई सारी लेयर से एक ये फोल्ड है ना। जैसे लड़की लोग साड़ी तो नहीं पहनती, बट मम्मी लोग तो साड़ी पहनती हैं। मम्मी वो साड़ी का क्या होता है, क्या बोलेंगे, साड़ी ही होती है। साड़ी का क्या होता है? जो साड़ी होती है उसको फोल्ड नहीं करते हैं, ये जो, हाँ, प्लेट्स, मुझे नहीं पता था, है ना। साड़ी की जो प्लेट तुम बोलते हो, जैसे पल्ला डालते हैं, साड़ी सीधी ही होती है, क्या करते हैं उसको मम्मी फोल्ड करती नहीं करती है ना। तो कुछ उस तरह का स्ट्रक्चर है जो इनर मेम्ब्रेन है। भाई आप वहाँ कहाँ देख रहे हैं? वो कुंडा आपको पढ़ा रहा है क्या गेट का, कि मैं पढ़ा रहा हूँ मेरे भाई? तू वहाँ कहाँ देख रहा है? अरब, पिट जा, क्लास के बाद पिटेगा। अभी नहीं पिटूंगा, क्लास के बाद पीटूंगा। क्या कर रहे हो बेटा? इधर देखो बच्चा। तो समझ आया कि नहीं आया? तेले में पन्ना फाड़ के बता क्या क्या दिखा रहा हूँ कि बच्चे को समझ आए कि अंदर की जो मेम्ब्रेन है कैसी है? दैट इज हाईली फोल्डेड, है ना। और आउटर मेम्ब्रेन कैसी है? स्मूथ और पोरस है। अब ये मैंने फोल्ड क्यों किया? मुझे अगला पॉइंट समझाना था, समझना। उसने ये पॉइंट लिखा, ये तो सब फिर भी समझ आ गया होगा कि भाई देखो डबल मेम्ब्रेन बॉन्ड ऑर्गेनेल है, और बाहर वाली मेम्ब्रेन कैसी है? स्मूथ और पोरस है, और अंदर वाली मेम्ब्रेन कैसी है? हाईली फोल्डेड है। चौथा पॉइंट समझना, कहता है फोल्डेड स्ट्रक्चर, ये जो अंदर वाली मेम्ब्रेन का जो फोल्डेड स्ट्रक्चर है ये इंक्रीज करता है क्या? सरफेस एरिया ऑफ रिएक्शन। यहां जो रिएक्शन होती हैं उन रिएक्शन को होने के लिए भी कुछ सरफेस चाहिए, और ये जो अंदर वाला मेम्ब्रेन का जो रीजन फोल्डेड है ये क्या करता है? जो सरफेस एरिया है रिएक्शन का उसको बढ़ाता है। बच्चा बोलता है कैसे? देखो, अगर ये ऐसा ही होता, अगर ये ऐसा ही होता तो देखो एरिया तो इतना ही है, एरिया तो इतना ही है, तो इतना ही एरिया मिलता है रिएक्शन के लिए। अब देखो फोल्डेड होने से क्या हो रहा है? कितना बड़ा कागज है, देखो ये उतने ही जगह पे कितना आ गया कागज, जगह उतनी लगी, जगह उतनी ही लगी, बट तुम्हें लग रहा है कि एरिया कितना है? पूरा कागज है?
तो रिएक्शन यहाँ यहाँ यहाँ, नहीं समझ रहे अंदर, नहीं समझे, है कि नहीं। तो यही उसने पॉइंट लिखा कि जो फोल्डेड स्ट्रक्चर है इसका, ये क्या करता है, इसकी वजह से क्या हो पाता है कि जो रिएक्शन के लिए सरफेस एरिया चाहिए होता है वो इंक्रीज हो जाता। सोचो अगर ऐसा ही होता तो रिएक्शन कहाँ होती, तो यही सरफेस है कि नहीं। देखो तुम बोले भैया सरफेस तो इतना ही है, कहाँ सरफेस इतना है, देखो रिएक्शन यहाँ भी जगह है, यहाँ भी जगह है, तो तुम्हें लग रहा जैसे तुम देख लो मम्मी जब वो साड़ी के जो तुम कह प्लेट बनाती है तो उसको देख के लगेगा कितना छोटा सा है, बट जब पल्ला खोला जाएगा तब तुम्हें पता लगेगा कि यार देखो उतनी जगह पे फोल्ड करने की वजह से साड़ी का कितना बड़ा एरिया था, है कि नहीं। तो ऐसा करने से क्या हो रहा है, फोल्डेड की वजह से क्या होता है कि जगह कम लगी मगर उतने ही जगह में सरफेस एरिया बढ़ गया, सरफेस एरिया बढ़ गया। समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा है, मैं समझा पाया नहीं पाया ये कागज की मदद से। देखो ना जगह उतनी ही लगी बट देखो इसमें सरफेस एरिया कितना है कि नहीं। अगर ये सिर्फ कागज का पेज सीधा होता है ऐसा तो इतना ही एरिया था, अब लोग कितना एरिया है, ये रहा एरिया, ये रहा एरिया, यहाँ पर एरिया, है कि नहीं, बोलो। तो ये सरफेस एरिया नहीं मिल रहा इतना ज़्यादा, ठीक है। तो आई थिंक मुझे लगता है ये आपको चौथा पॉइंट समझ आया होगा, ये आप अपने रख सकते हो, रफ वर्क में काम आ जाएगा मैथ में। तो बात कर रहे हैं बेटा किसके, चौथे पॉइंट की। आई थिंक मैं आपको चौथा पॉइंट समझा पाया होगा कनिष्क का। तुम्हारा पेज मैंने बर्बाद किया, तुमको इसका गुस्सा तो नहीं है, नहीं है ना, चलो उसमें रफ वर्क कर लेना, उसमें रफ वर्क कर लेना, ठीक है। फोल्डेड स्ट्रक्चर इंक्रीज सरफेस एरिया फॉर रिएक्शन। तो क्या समझाया कि जो इसका फोल्डेड स्ट्रक्चर है वो क्या करता है, जो सरफेस एरिया है रिएक्शन का उसको इंक्रीज करता है। क्या करता है, उसको इंक्रीज करने में मदद करता है। आते हैं बेटा इसके फंक्शंस पे, किस पे आते हैं, इसके फंक्शंस पे आते हैं। क्या क्या काम करता है, देखो पहला काम क्या है इसका, प्रोड्यूस एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ केमिकल एटीपी, जिसका फुल फॉर्म है एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट। समझना, एक्चुअल में सेल के अंदर जो रेस्पिरेशन होता है, पहले मैं रेस्पिरेशन बता देता हूँ। रेस्पिरेशन ही वो प्रोसेस है जिसकी वजह से बॉडी क्या बनाती है, बॉडी तो नहीं बोलूंगा, क्या बनता है, एनर्जी बनता है। क्योंकि एनर्जी बॉडी में नहीं बनती है, बॉडी के सेलों में बनती है। आपकी बॉडी में कोई ऑर्गन नहीं है जहां पर एनर्जी बनती हो, कि तुम सोचो कोई ऑर्गन है वहां बॉडी में एनर्जी बनती होगी और वहां जो एनर्जी बनी वो पूरी बॉडी में ट्रांसपोर्ट होती, नहीं। आपकी पूरी बॉडी सेल से ही बनी है और हर सेल अपने हिस्से की एनर्जी खुद बनाता है। और वो एनर्जी बनती है कौन से प्रोसेस से, बाय द प्रोसेस ऑफ रेस्पिरेशन। रेस्पिरेशन इज द प्रोसेस in which when the digested food, that is glucose and the oxygen combine, it form carbon dioxide, water and energy। और वो एनर्जी बनती है किस फॉर्म में, एक केमिकल की फॉर्म में, जो केमिकल का नाम है एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट। बट सच में ये जो रिएक्शन है रेस्पिरेशन का, ये कहाँ होता है, सेल में ही होता है। और सेल में भी कहाँ होता है, माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। इसीलिए माइटोकॉन्ड्रिया को क्या कहा गया, पावर हाउस ऑफ दी सेल कहा गया। क्या कहा गया, पावर हाउस ऑफ दी सेल कहा गया, ठीक है। तो ये समझ आया पॉइंट कि पहला काम तो भाई का यही है कि क्या करता है, ये प्रोड्यूस करता है एनर्जी को। एनर्जी जो प्रोड्यूस होती है सेल में वो कहाँ होती है, माइटोकॉन्ड्रिया में प्रोड्यूस होती है। और जो एनर्जी प्रोड्यूस हो रही है वो एक केमिकल की फॉर्म में होती है और उस केमिकल का नाम है क्या, एटीपी, दैट इज एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट। याद रख लेना, चलिए। और यही कारण है कि जो एटीपी है इसको क्या कहा जाता है, एनर्जी करेंसी ऑफ दी सेल। ये सेल की क्या है, एनर्जी करेंसी भी कहा जाता है, किसको, एटीपी। तो कोई आपको पूछे सेल की एनर्जी करेंसी किसको कहा जाता है, एटीपी को ही कहा जाता है, ठीक है। अच्छा बात करते हैं, ये जो प्रोवाइड कर रहा है एनर्जी, ऑब्वियसली इसका काम है एनर्जी बनाना। अब अगर एनर्जी बनाता है तो भाई ये एनर्जी कहाँ काम आती है, जो सेल के अंदर और तरह की केमिकल रिएक्शन होती है। कई तरह की केमिकल रिएक्शन को होने के लिए, कराने के लिए क्या चाहिए होता है, एनर्जी चाहिए होता है। क्या चाहिए होता है, एनर्जी। और वो एनर्जी कौन प्रोवाइड कराता है, माइटोकॉन्ड्रिया। दूसरा है फॉर्मेशन ऑफ न्यू कंपाउंड। सेल के अंदर जो अलग अलग तरह के कंपाउंड बनते हैं, ऑब्वियसली बेटा सेल के अंदर कोई भी प्रोसेस हो रहा है, कोई प्रोसेस धरती पे कोई है जो बिना एनर्जी के होता है। हर प्रोसेस को करने के लिए या हर रिएक्शन को करने के लिए कुछ ना कुछ एनर्जी, रिएक्शन के लिए नहीं कहूँगा एनर्जी लगती है, बट कोई ना कोई फंक्शनलिटी जो ऑर्गन कर रहे हैं, बाकी उन वो ऑर्गन जो फंक्शनलिटी कर रहे हैं उसमें भी एनर्जी खपत होती है। आपकी बॉडी डाइजेशन करती है, क्या डाइजेशन को एनर्जी लगती होगी। आपका हार्ट बॉडी में ब्लड पंप करता है तो क्या बिना एनर्जी के कर रहा है, आप खाना क्यों खाते हैं फिर,
इसलिए तो खाते हैं, क्योंकि आपकी बॉडी में जितने भी लाइफ प्रोसेसेस हो रहे हैं, दैट इज मेटाबॉलिक एक्टिविटी, उन सबको होने के लिए भी क्या लगती है, एनर्जी लगती है। इसी प्रकार से सेल के अंदर जो बहुत सारे तरह की रिएक्शंस होती हैं, कई तरह के कंपाउंड बनते हैं, कई तरह के मैकेनिकल वर्क वहाँ होते हैं, उन सबको एनर्जी कौन प्रोवाइड करता है, इन सब के लिए माइटोकॉन्ड्रिया करता है, और ये इसका फंक्शन हो गया। ठीक है, आगे बढ़ सकते हैं। चलिए, ये रहा माइटोकॉन्ड्रिया। ठीक है, चलिए बात करते हैं माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में। कुछ बहुत इंटरेस्टिंग बात है, वो इंटरेस्टिंग ये है कि दे हैव देयर ओन डीएनए एंड राइबोसोम। हमने क्या पढ़ा था, एक सेल का जेनेटिकल इंफॉर्मेशन दैट इज डीएनए कौन कैरी करता है, न्यूक्लियस। ठीक है, मतलब हर सेल के अंदर बाकी जितने भी ऑर्गेनल्स हैं उन सबका जेनेटिकल इंफॉर्मेशन भी किसके पास है, न्यूक्लियस के पास। बट माइटोकॉन्ड्रिया एक ऐसा ऑर्गेनल है जो अपना जेनेटिकल इंफॉर्मेशन दैट इज डीएनए या प्रोटीन जो कि राइबोसोम बनाएगा वो खुद कैरी करता है, खुद कैरी करता है। पेपर में पूछा जाता है एक ऐसे ऑर्गेनल का नाम बताइए, नेम एन ऑर्गेनल विच हैव इट्स ओन डीएनए। आमतौर पे आपने जितने ऑर्गेनल पीछे पढ़े उनके बारे में ऐसे पढ़ा, गोल्गी एपरेटस के बारे में से पढ़ा, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, लाइबोसोम, लाइजोसम, लाइबो नहीं, लाइजोसम कहने से पढ़ा नहीं पढ़ा। बट माइटोकॉन्ड्रिया वो पहला ऑर्गेनल हमने पढ़ा जो अपना डीएनए दैट इज जेनेटिकल इंफॉर्मेशन खुद कैरी करता है। कोई अगर पूछे एक ऐसे ऑर्गेनल का नाम बताइए, द ऑर्गेनल विच कैरी इट्स ओन डीएनए या जेनेटिकल इंफॉर्मेशन, तो आप बोल सकते हैं कौन है, माइटोकॉन्ड्रिया है। ठीक है, अब इसी से इसकी इंपॉर्टेंस लगा लो कि भाई अपना जेनेटिकल इंफॉर्मेशन खुद ही कैरी करता है, न्यूक्लियस के भरोसे नहीं बैठा हुआ है। ठीक है, एक ऑर्गेनल और आगे आएगा जो अपना डीएनए खुद कैरी करता है, बट फिलहाल एक तो आ गया, कौन, माइटोकॉन्ड्रिया। तो इसको तो लिख ही सकते हो। अब भाई अपना जब डीएनए खुद कैरी करता है, खुद के राइबोसोम खुद के पास होते हैं, यही कारण है कैन सिंथेसाइज सम ऑफ देयर ओन प्रोटीन, और यही कारण है कि अपने खुद के प्रोटीन या अपने कुछ प्रोटीन भाई खुद ही बना लेता है। इसीलिए इसको कहा जाता है सेमी ऑटोनॉमस ऑर्गेनल। क्योंकि आपने पढ़ा था कि न्यूक्लियस क्या करता है, बाकी ऑर्गेनल्स की एक्टिविटी को मैनेज या कंट्रोल करता है, बट इसके बाद खुद का जेनेटिकल इंफॉर्मेशन होने की वजह से ये अपनी कई सारी एक्टिविटी खुद ही कंट्रोल करता है। यही कारण है कि माइटोकॉन्ड्रिया को सेमी ऑटोनॉमस ऑर्गेनल भी कहा गया है। समझ आया नहीं है, ये इसका बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट। चलिए, बच्चे को खांसी क्यों हो गई है, ठीक है। चलिए, आई थिंक हम पे समय है तो हम आई थिंक प्लास्टिक खत्म कर सकते हैं, मुझे लगता है। चलो, फिर मुझे लगता है वैक्यूल ही रह जाएगा, बहुत ज़्यादा रह नहीं जाएगा। हम चाहते तो आज भी ख़त्म कर सकते हैं, बट मैं जानबूझ के स्ट्रेच नहीं करूँगा, जितना कंफर्टेबल रहेगा उतना ही जाएंगे। कोई ऐसा जल्दबाजी का विषय नहीं है मेरे लिए तो, ठीक है। चलिए, बट प्लास्टिक मुझे लगता है कम से कम कवर करते हैं, प्लास्टिक को कम से कम कवर करते हैं। तो पांचवा देखो आया प्लास्टिड्स, क्या आया, प्लास्टिड। और सबसे पहले बात बता दूं कि प्लास्टिड जो है ये सिर्फ किसमें होता है, प्लांट में होता है। ये जो ऑर्गेनल है ओनली फाउंड इन प्लांट सेल, ये सिर्फ किसमें होता है, प्लांट सेल में होता है। एनिमल सेल में प्लास्टिड जैसा कोई ऑर्गेनल होता ही नहीं है। पहला बड़ा पॉइंट प्लास्टिड के बारे में। बात करते हैं प्लास्टिड की। अब प्लास्टिड क्या है, इसके स्ट्रक्चर की अगर बात करूं तो उसमें हम बात कर रहे हैं किसकी, क्लोरोप्लास्ट की। किसकी, क्लोरोप्लास्ट की। एक्चुअल में प्लास्टिड की अगर मैं बात करूं, जरा रुको, हाँ मुझे वही लगा कि कुछ गायब हुआ, मेरे को टेंशन होगी भाई कि तूने कुछ छोड़ दिया, बट मुझे पता था मैंने बनाया तो छोड़ा, तो मैंने कुछ भी नहीं था। बट ठीक है, प्लास्टिक बताया, थोड़ा मैं आगे गया उससे क्या फ़र्क पड़ता है, ठीक है। क्योंकि मुझे लगा कि यार तो हम थोड़ा सा आगे मैंने कोई चीज़ छोड़ दिया, सीधा मैंने बोला कि यार क्या आ गया, क्रोमोप्लास्ट आ गया। क्रोमोप्लास्ट सीधा कैसे आ जाएगा, पहले तो प्लास्टिड क्या होता है वो बताएंगे, उसका पार्ट है क्रोमोप्लास्ट, ठीक है। चलिए, तो प्लास्टिड क्या है ये तो बता दिया मैंने वहीं पर, किसमें होता है, सिर्फ ओनली इन प्लांट सेल। इसके इंट्रोडक्शन की बात करते हैं बच्चा, प्रेजेंट ओनली इन प्लांट सेल, ये मैंने बोला पहला पॉइंट इसका वही है कि सिर्फ और सिर्फ किसमें पाया जाता है, प्लांट सेल में। और मुख्यतः ये दो ही तरह का होता है, एक होता है क्रोमोप्लास्ट
और एक होता है लीकोप्लास्ट। अब जो क्रोमोप्लास्ट है इसके अंदर मौजूद होते हैं कलरफुल पिगमेंट्स। क्या होते हैं? तो क्रोमोप्लास्ट वो प्लास्टिड है विच कंटेन कलर्ड पिगमेंट, विच कंटेन कलर पिगमेंट। इसके अंदर कैसे पिगमेंट होते हैं? जो कि कलर्ड होते हैं। काम बता दूं क्या अपने आप से? एक्चुअल में नीचे पढ़ लेंगे ना, समझ लेते हैं ना फ्लो में, पॉइंट टू पॉइंट पढ़ने में थोड़ा सा अगर कंफ्यूजन भी होती है। अब मैंने कहा कि प्लास्टिड के दो टाइप है, वन इज क्रोमोप्लास्ट, अनदर इज लीकोप्लास्ट। बात करते हैं क्रोमोप्लास्ट की पहले। अब जो क्रोमोप्लास्ट है ये कंटेन करता है कलर्ड पिगमेंट। क्या कंटेन करता है? कलर पिगमेंट। अब प्लांट में तुमने देखा होगा उसके जो फल होता है उसका जो बाहर का पील होता है, छिक्कल बोल सकते हैं, वो अलग अलग रंगों में होता है। तुमने प्लांट के फ्लावर्स देखे होंगे, अलग अलग रंगों के होते हैं। उसका कारण होता है क्या? क्रोमोप्लास्ट। क्रोमोप्लास्ट ही वो प्लास्टिड है जो कंटेन करता है क्या? कलर पिगमेंट। और वो कलर पिगमेंट जो ये कैरी करता है उसके वजह से ही क्या होता है, प्लांट में जो उसके फ्रूट्स होते हैं उनका जो बाहर का कवरिंग होता है जिसको हम पील कह सकते हैं, उसके अलग अलग कलर होते हैं। और प्लांट के फ्लावर के जो अलग अलग रंग आपको दिखते हैं उसका कारण क्या होता है? उसके अंदर मौजूद प्लास्टिड सेल और प्लास्टिड ऑर्गेनल, और प्लास्टिड में भी कौन सा? क्रोमोप्लास्ट विच कंटेन कलर पिगमेंट। मुझे लगता है आपको समझ आ गया होगा साथ साथ किसका फंक्शन? क्रोमोप्लास्ट। क्रोमोप्लास्ट क्या है समझ आया? वो एक टाइप है किसका? प्लास्टिड का, विच कंटेन कलर पिगमेंट एंड इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द कलर ऑफ द पील ऑफ द फ्लावर। पील ऑफ द फ्लावर बोलेंगे पेटल्स ऑफ द फ्लावर, फ्लावर के जो पेटल्स होते हैं, एंड द पील ऑफ द फ्रूट, पील ऑफ द फ्रूट। ठीक है, समझ आ गया है? तो आई थिंक दोनों पार्ट में बता दिए। कंटेन करता है येलो ऑरेंज पिगमेंट या और भी तरह के पिगमेंट। और किसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है? प्लांट के जो कलर पार्ट है, जैसे कि फल है, उसके फ्लावर है, उसके लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है? क्रोमोप्लास्ट। कौन रिस्पॉन्सिबल है? क्रोमोप्लास्ट। अब लीकोप्लास्ट में आएंगे, अभी लीकोप्लास्ट में आएंगे, बट इसी क्रोमोप्लास्ट का एक सब टाइप, इसी क्रोमोप्लास्ट का एक सब टाइप क्या है? वो क्रोमोप्लास्ट जिसके अंदर ग्रीन कलर का पिगमेंट क्लोरोफिल होता है, उस क्रोमोप्लास्ट को क्या कह देते हैं? क्लोरोप्लास्ट। क्या कहते हैं? क्लोरोप्लास्ट। एक्चुअली प्लास्टिड का कोई टाइप नहीं है, प्लास्टिड के टाइप दो ही है, क्रोमोप्लास्ट, लीकोप्लास्ट। क्रोमोप्लास्ट क्या है? ये वो प्लास्टिड है जो क्या करता है? कलर पिगमेंट कैरी करता है हर तरह का, या कहूँ कि बहुत तरह के इसमें क्या होते हैं? कलर पिगमेंट होते हैं, जिसकी वजह से फलों का जो रंग है और जो पेड़ों के फूलों के रंग है उसका कारण क्या होता है? क्रोमोप्लास्ट। अब क्रोमोप्लास्ट में भी वो क्रोमोप्लास्ट जो क्या कंटेन करता है? ग्रीन कलर का पिगमेंट क्लोरोफिल कंटेन करता है, उसको कहा गया क्या? क्लोरोप्लास्ट। क्या कहा गया? क्लोरोप्लास्ट। ये क्या है? ऑब्वियसली वही लिखा, क्या है? एक टाइप ऑफ क्रोमोप्लास्ट है। क्रोमोप्लास्ट का ही एक टाइप है वो क्रोमोप्लास्ट, द क्रोमोप्लास्ट विच कंटेन ग्रीन कलर पिगमेंट क्लोरोफिल इज कॉल्ड क्लोरोप्लास्ट। ठीक है, क्या कंटेन करता है? बता दिया, ग्रीन कलर का पिगमेंट क्लोरोफिल कंटेन करता है। और ये बताने की मुझे लगता है जरूरत होगी नहीं कि क्लोरोफिल यहाँ क्या कर रहा है। क्लोरोफिल तुम जानते हो, बचपन से पढ़ रहे हो, फोटोसिंथेसिस कराने में मदद करता है। ठीक है, अब समझ आया कि पेड़ फोटोसिंथेसिस क्यों कर पाता है? क्योंकि भाई के सेल के पास प्लास्टिड होता है। आप धूप में खड़े हो जाएंगे, एक गिलास से पानी पियेंगे और कहेगा मैं धूप सेक रहा हूँ, लो मेरी बॉडी फूड बना लेगी, नहीं बना पाएगा। इस धरती पे सिर्फ और सिर्फ ग्रीन प्लांट के पास वो एबिलिटी है कि वो सन की एनर्जी को क्या कर सकते हैं? सिंथेसाइज कर सकते हैं और क्या बना सकते हैं? उससे फूड बना सकते हैं। और कोई क्रिएचर धरती पे नहीं जो सन की लाइट को सिंथेसाइज करके फूड बना पाए, क्योंकि भाई उसके लिए प्लास्टिड लगेगा, क्योंकि प्लास्टिड के अंदर ही क्या होता है? क्रोमोप्लास्ट। और क्रोमोप्लास्ट का ही एक टाइप है क्लोरोप्लास्ट जो कंटेन करता है ग्रीन कलर का पिगमेंट क्लोरोफिल, जो आप बचपन से पढ़ते आ रहे हैं। क्लोरोफिल इज एसेंशियल फॉर द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। ठीक है, समझ आया चिराग बाबू कि एनिमल फोटोसिंथेसिस क्यों नहीं करते हैं? अब तुम्हें समझ आएगा ये बहुत बड़ा डिफरेंस है किसमें? प्लांट सेल और एनिमल सेल में, है ना? कि प्लांट सेल में प्लास्टिड होता है, एनिमल सेल में प्लास्टिड नहीं होता है। और एक बहुत बड़ा डिफरेंस और भी है सेल वॉल का। किसका? सेल वॉल का, कि प्लांट सेल में सेल वॉल होता है, एनिमल सेल में सेल वॉल नहीं होता है। समझ आया नहीं आया? अब आ जाते हैं किस पे? लीकोप्लास्ट। किस पे आते हैं? लीकोप्लास्ट। किस पे आते हैं? लीकोप्लास्ट। आई थिंक हम लोग सही जा रहे हैं, टाइम है हमारे पास। अब आया प्लास्टिड का दूसरा टाइप, दैट इज लीकोप्लास्ट।
यहाँ कुछ लिखा था लिकोप्लास्ट के बारे में, कलरलेस प्लास्टिड भी इसको कहते हैं, बिकॉज इसके अंदर जो पिगमेंट होते हैं, इसके अंदर जो पिगमेंट होते हैं उसमें कोई कलर नहीं होता है, कोई कलर नहीं होता है। और इसका काम है प्लांट सेल के अंदर किसका स्टोरेज कराना, स्टार्च, ऑयल और प्रोटीन। जो सेल के अंदर, प्लांट सेल की बात कर रहा हूँ, उसमें जो स्टार्च का स्टोरेज होता है, ऑयल का स्टोरेज होता है या प्रोटीन का स्टोरेज होता है, वो कौन कंट्रोल करता है, लिकोप्लास्ट। तो लिकोप्लास्ट क्या है, लिकोप्लास्ट इज अ प्लास्टिड विच कंटेन colorless pigment and its function is to store oil, starch and protein। ये इसका पॉइंट बन जाता है, ठीक है, मुझे लगता है आप पढ़ पाएंगे। चलिए, तो बात कर रहे हैं किसकी, क्लोरोप्लास्ट के स्ट्रक्चर की, किसकी, क्लोरोप्लास्ट के स्ट्रक्चर की। कंटेन मेम्ब्रेन लेयर इन अ मटेरियल कॉल्ड स्ट्रोमा। देखो, जो आपका क्लोरोप्लास्ट है इसके पास एक मेम्ब्रेन होती है, इसके पास क्या होती है, एक मेम्ब्रेन होती है, लिखा कंटेन मेम्ब्रेन लेयर। मेम्ब्रेन की कई सारी क्या है, लेयर्स होती है इन अ मटीरियल में, जिसको क्या कहते हैं, स्ट्रोमा कहते हैं। क्या कहते हैं, स्ट्रोमा कहते हैं। क्या कहते हैं, स्ट्रोमा। स्ट्रक्चर इज सिमिलर, और इसका जो स्ट्रक्चर है वो किसकी तरह है, माइटोकॉन्ड्रिया की तरह। जैसे माइटोकॉन्ड्रिया में भी क्या था, डबल मेम्ब्रेन होता है, स्टैक्स वगैरह होते हैं, तो उसी तरह का स्ट्रक्चर है किसका, क्रोमो के क्लोरोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट कौन सा है, वो क्रोमोप्लास्ट जिसके अंदर ग्रीन कलर का पिगमेंट क्लोरोफिल होता है। इसका स्पेशल फीचर क्या, देखो ये एक स्पेशल आ गया फिर से, हैव देयर ओन डीएनए एंड राइबोसोम। माइटोकॉन्ड्रिया के ही तरह प्लास्टिड भी वो ऑर्गेनल है जो अपना डीएनए और राइबोसोम खुद कैरी करता है। तो पेपर में अगर आपको पूछा कि ऐसे ऑर्गेनल्स का नाम बताइए जो अपना डीएनए खुद कैरी करते हैं, तो दो नाम आप लिख सकते हैं। वन इज माइटोकॉन्ड्रिया, बट ध्यान रखना माइटोकॉन्ड्रिया प्लांट और एनिमल दोनों में होता है, और प्लास्टिड भी एक ऐसा ऑर्गेनल है जो अपना जेनेटिकल इंफॉर्मेशन दैट इज डीएनए खुद कैरी करता है, बट ध्यान रखिएगा सिर्फ किसमें होता है, प्लांट में होता है। अगर पेपर में बोला एक नेम वन ऑर्गेनल इन प्लांट विच कैरी देयर ऑन डीएनए, तो माइटोकॉन्ड्रिया लिख सकते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया प्लांट में भी होता है, और प्लास्टिड भी ले सकते हैं, है कि नहीं। हाँ, अगर बोला नेम वन ऑर्गेनल इन एनिमल विच कंटेन देयर ऑन डीएनए, तो वहां प्लास्टिड मत लिख देना। प्लास्टिड वो ऑर्गेनल है जो अपना डीएनए कैरी करता है, बट वो सिर्फ प्लांट में होता है, एनिमल में थोड़ी ना होता है, ठीक है। तो सवाल जब इस तरह के आते तो ढंग से पढ़ लेना चाहिए। दोनों ऑर्गेनल है जो अपना डीएनए कैरी करता है, माइटोकॉन्ड्रिया दोनों में है, प्लास्टिड सिर्फ प्लांट में है, ठीक है। और यही कारण है बेटा इसको भी माइटोकॉन्ड्रिया की तरह क्या कहा गया, सेमी ऑटोनॉमस ऑर्गेनल कहा गया। समझ आया कि नहीं आया, आई थिंक हम लोग आगे जा सकते हैं। अब आ जाएगा वैक्यूलस। क्या आएगा, वैक्यूलस, या इसको वैक्यूल भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, वैक्यूल। वैक्यूल क्या है, अगर मैं तुम्हें बताऊं वैक्यूलस के बारे में या वैक्यूल के बारे में, ये सिर्फ प्लांट में होता है। किसमें होता है, ये भी सिर्फ प्लांट में होता है। कुछ एनिमल में वैक्यूल पाया जाता है, सुनना कंफ्यूज मत हो जाना, मैंने कहा आइडियली वैक्यूल किसमें होता है, प्लांट में होता है, बट कुछ एनिमल सेल में वैक्यूल पाया जाता है, जैसे अमीबा। अमीबा एक ऐसा एनिमल सेल है, या अमीबा एक ऐसा एनिमल है जिसके सेल में वैक्यूल पाया जाता है। बट ध्यान रखना, जिन एनिमल सेल में वैक्यूल अगर पाया भी जाता है तो साइज में बहुत छोटा होता है, और क्या होता है, टेम्परेरी होता है। क्या होता है, टेम्परेरी होता है। क्या होता है, टेम्परेरी। तो ध्यान रखना, मैंने क्या बोला, मैंने बोला वैक्यूल इज प्रेजेंट ओनली इन प्लांट, but in some animal cell it is found which is small in size and temporary। और क्या होता है, टेम्परेरी। बट आइडियली जो वैक्यूल है वो किसमें पाया जाता है, प्लांट सेल में। किसमें, प्लांट सेल। जनरली वैक्यूल जो है वो एनिमल सेल में नहीं होता, पर धरती बड़ी अनोखी है। कुछ एनिमल नेचर में ऐसे हैं जिनके पास वैक्यूल होता है उनके सेल में, बट वो भी बहुत छोटा और टेम्परेरी होता है। उदाहरण है अमीबा। अमीबा के पास वैक्यूल होता है, बट हमेशा नहीं होता है, बताऊंगा कब होता है, बट हमेशा नहीं होता है। जब भी होता है स्मॉल होता है और टेम्परेरी होता है।
परमानेंट नहीं होता। बात करते हैं वैक्यूल की, स्ट्रक्चर की बात करते हैं। वैक्यूल आर दी स्टोरेज सैक फॉर सॉलिड लिक्विड एंड सॉलिड लिक्विड कंटेंट। तो क्या है, एक स्टोरेज सैक है, स्टोरेज समझ लो जहां कोई चीज इकट्ठी की जा सके, और सैक का मतलब कई बार बता दिया, एक एम्प्टी जगह है जहां सॉलिड हो या लिक्विड कंटेंट को स्टोर किया जा सकता है। पहला, स्मॉल इन एनिमल सेल, मैंने लिखा एनिमल में आइडली होता नहीं, बट किसी एनिमल में होता भी है तो कैसा है, स्मॉल होता है। लार्ज सेंट्रल वैक्यूल इज प्रेजेंट इन प्लांट, बट अगर हम प्लांट की बात करें तो प्लांट सेल में वैक्यूल होता है और साइज में सच में बहुत बड़ा होता है। नीचे एक पॉइंट लिखा, प्लांट का जो सेल है उसका साइज देखो और उस प्लांट के सेल के साइज में वैक्यूल का साइज देखो, वो उसके साइज का 50% से लेके 90% तक जो साइज होता है वो किसका होता है। कुछ प्लांट सेल ऐसे भी होते होंगे कि ये प्लांट सेल है और ये वैक्यूल है कि नहीं। मतलब एनिमल सेल में मैंने कहा पहली बात तो होता नहीं, और होता है तो क्या, स्मॉल। बट प्लांट सेल में जो वैक्यूल होता है वो सेंटर पे होता है और साइज में बहुत बड़ा होता है। और साइज का अगर आइडिया दें तो पूरा जो प्लांट सेल है उसके वॉल्यूम का 50 से लेके 90%, अलग अलग प्लांट सेल में अलग अलग साइज में होता होगा, बट प्लांट सेल के पूरे वॉल्यूम का 50% से लेके 90% वॉल्यूम तक इसका साइज हो सकता है कि नहीं। अच्छा, ऐसा क्यों होता होगा, रीजन है ना, वैक्यूल फूड स्टोर करता है। वैक्यूल क्या करता है, फूड स्टोर करता है। और धरती में एक ही क्रिएचर है जो फूड बनाता है, कौन है वो, प्लांट। तो वैक्यूल की जरूरत उसी को थी भाई, फोटोसिंथेसिस करके फूड बनाता है। अब वो फूड बना के कहाँ रखेगा, वो रखता है वैक्यूल में। एनिमल फूड बनाता है नहीं, एनिमल सिर्फ फूड खाता है और रेस्पिरेशन प्रोसेस से उससे एनर्जी बनाता है, और वो एनर्जी हम थोड़ा बहुत स्टोर कर सकते हैं। हमारी बॉडी फूड स्टोर नहीं कर सकती, हमारी बॉडी एनर्जी स्टोर करती है माइटोकॉन्ड्रिया में। क्योंकि फूड क्यों नहीं स्टोर करती, अरे फूड हम बनाते हैं नहीं, फूड हम खाते हैं, है कि नहीं। और यही कारण है कि वैक्यूल आइडली एनिमल सेल में नहीं होता। तुम सोचो कि तुम्हारी बॉडी में वैक्यूल होगा, तुम्हारी बॉडी सेल में वैक्यूल नहीं है, ठीक है, क्लियर है। तो आई थिंक ये समझ आया, वैक्यूल क्या है, एक स्टोरेज सैक है। क्या है, स्टोरेज सैक है। स्मॉल इन एनिमल में क्या होता है, स्मॉल होता है। प्लांट सेल में क्या होता है, साइज में बहुत बड़ा होता है, और इसका साइज प्लांट सेल के साइज का 50 से 90% साइज सिर्फ और सिर्फ किसका हो सकता है, प्लांट सेल में वैक्यूल का हो सकता है। बात करते हैं स्ट्रक्चर और नेचर की। स्टोर वाटर स्टोर करता है, कई तरह के न्यूट्रिएंट स्टोर करता है, और कई केसेस में प्लांट के अंदर जो वेस्ट मटेरियल होता है उसको स्टोर करने का काम भी वैक्यूल ही करता है। मेंटेन रिजिडिटी ऑफ द प्लांट सेल, प्लांट सेल की जो रिजिडिटी है उसका जो शेप इंटैक्ट रहता है, जो कि तुमने पढ़ा था सेल वॉल भी करता है ना, वो सेल के प्लांट सेल के स्ट्रक्चर को क्या करता है, मेंटेन करता है। तो जो वैक्यूल है वो प्लांट सेल के रिजिडिटी या उसके स्ट्रक्चर को, रिजिडिटी बोले तो स्ट्रक्चर को, शेप को बदलने नहीं देता। रिजिड क्या होता है, जिसका शेप ना बदले, जिसका शेप ना बदले। तो जो वैक्यूल है वो प्लांट सेल को रिजिडिटी भी प्रोवाइड कराता है, बोले तो उसके शेप को मेंटेन रखने में मदद करता है, ठीक है। हेल्प इन स्टोरेज ऑफ इंपॉर्टेंट सब्सटेंस, मैंने बता दिया कई तरह के महत्वपूर्ण सब्सटेंस जो प्लांट खुद बनाता है ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस, उनको स्टोर करने का काम भी वैक्यूल करता है। क्लियर है बच्चा। चलो बात करते हैं, ये हमारा लास्ट टॉपिक रहेगा, मैं बताता हूं क्यों। ये सच में आज का भी लास्ट टॉपिक है और ये हमारे चैप्टर का अंत भी हो गया, और ध्यान से सुनना, पूरा सेल चैप्टर आइडियली खत्म हो चुका है। अब एक बड़ा सवाल ये सब करने के बाद जो आता है वो आता है प्लांट सेल और एनिमल सेल में क्या डिफरेंस है, मैं आपके लिए एक्सप्लेन करता हूं। देखो, डिफरेंस बिटवीन एनिमल सेल एंड प्लांट सेल क्या है, सुनना। एनिमल सेल की अगर मैं बात करूं, जर्नली स्मॉल इन साइज, आमतौर पे एनिमल सेल प्लांट सेल की तुलना में साइज में छोटा होता है, ये पहला पॉइंट है। दूसरा, प्लांट सेल सामान्यता, दैट इज जनरली मतलब आमतौर पे प्लांट सेल को अगर आप देखेंगे वो साइज क्या होता है उसका, बड़ा होता है। बात करते हैं दूसरे पॉइंट की, ये पॉइंट आई थिंक आपको समझ आ गया होगा कि नहीं, कि एनिमल सेल में सेल वॉल एब्सेंट होती है, वहीं प्लांट सेल में सेल वॉल प्रेजेंट होती है कि नहीं, बोलो आया ना।
दूसरा जो प्लास्टिड हमने ऑर्गेनल पढ़ा था, याद है? प्लास्टिड सिर्फ किस में होता है? प्लांट सेल में, एनिमल सेल में क्या नहीं होता है। तो वही लिखा है कि प्लास्टिड एनिमल सेल में एब्सेंट है बट प्लांट सेल में प्रेजेंट होता है। वैक्यूल की बात करूं, अभी मैंने बताया, जस्ट अभी वैक्यूल पढ़ाया कि वैक्यूल जो होता है एनिमल सेल में स्मॉल होता है, कई सारी संख्या में हो सकता है, मगर टेम्परेरी होता है, परमानेंट नहीं होता है। बात करते हैं किसकी? प्लांट सेल की। तो अभी तो बताया प्लांट सेल में जो वैक्यूल है वो लार्ज सेंट्रल वैक्यूल प्रेजेंट होता है, सेंटर में एक बहुत बड़ा वैक्यूल मौजूद होता है। बात करते हैं किसकी? सिंगल कॉम्प्लेक्स गोल्गी अपरेटस। एनिमल सेल में सिर्फ और सिर्फ एक ही सिंगल कॉम्प्लेक्स गोल्गी मौजूद होता है, बट अगर हम बात करें प्लांट सेल की तो उसके पास कई सारी गोल्गी यूनिट होती है, उसके पास कई सारी गोल्गी यूनिट्स होती है। ठीक है, क्लियर है? इसलिए इसे कहा गया डाइसाइटोसम। डाइसाइटोसम मतलब एक से अधिक गोल्गी बॉडी जहां होती है। सेंट्रोसम की अगर हम बात करें, अच्छा ये देखो, सेंट्रोसम में हो सकता है तो मैं कल कवर करा लूंगा। ठीक है, सेंट्रोसम मैंने आई थिंक इसमें भी डाला भी नहीं है। ठीक है, तो सेंट्रोसम जो होता है वो ये यूनिक है कि सेंट्रोसम जो है वो सिर्फ और सिर्फ किस में होता है? एनिमल में। तो ये भी इंटरेस्टिंग है कि अगर आपको पूछे कि एक ऐसा ऑर्गेनल बताओ जो एनिमल सेल में होता है बट प्लांट सेल में नहीं होता है, तो वो कौन है? सेंट्रोसम है। कौन है? सेंट्रोसम। और सेंट्रोसम जो होता है वो प्लांट सेल में नहीं होता है, प्लांट सेल में नहीं होता है। अगर मैं पूछूं कि वो स्ट्रक्चर बताओ जो प्लांट सेल में है, सेल वॉल और प्लास्टिक, जो प्लांट सेल में है, एनिमल में नहीं होते, है ना। बट कभी पेपर में पूछ दिया कि ऐसा ऑर्गेनल बताओ जो क्या एनिमल सेल में तो है बट प्लांट सेल में नहीं है, वो है सेंट्रोसम। ये मैं आपको कल पढ़ाऊंगा कि सेंट्रोसम क्या होता है। बट आई थिंक पॉइंट याद किया जा सकता है कि एनिमल सेल में सेंट्रोसम प्रेजेंट होता है बट वहीं प्लांट सेल में सेंट्रोसम एब्सेंट होता है। और आइडियली हमारा चैप्टर कंप्लीट हो चुका है। ठीक है, एक सेंट्रोसम रह गया। एक छोटा सा टॉपिक पढ़ना है सेल डिवीजन, जो 9th में बहुत ज़्यादा है नहीं, बट छोटा सा बताएंगे। सेल डिवीजन दो तरह के होते हैं, मिटोसिस और म्योसिस, वो पढ़ना है। थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स होता है 9th के हिसाब से, बट ठीक है, जितना 9th के लिए हो सकता है उतना पढ़ाएंगे। एक सेंट्रोसम जरूर आपको पढ़ा सकते हैं। तो आज की क्लास मुझे लगता है ख़त्म हो गई है। तुम लोग घर से खुद से पढ़ भी लेना, ठीक है।